नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आज 5वें फेज के मतदान भी हो गए हैं। आप सब जानते हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 5वें फेज के मतदान हुए। अब केवल 2 और चरणों के मतदान होने बाकी हैं, जो 25 को हैं और उसके बाद यानी 6वां चरण 25 को और 1 जून को 7वां और आखिरी चरण। आज 8 राज्यों में 49 सीटों पर वोट डाले गए हैं। खास बात यह रही कि आज जब रायबरेली में वोट पड़ रहे थे तो उस दौरान राहुल गांधी खुद कई बूथों पर जाकर मुआयना कर रहे थे। राहुल गांधी की इसी सक्रियता से बीजेपी परेशान हो रही है। विजुअल्स आप देख रहे हैं और राहुल गांधी कितने सक्रिय हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली से भागे भागे राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं और रायबरेली में अलग अलग बूथों पर जाकर वहां चुनाव की मतदान की जो प्रक्रिया है इसको वो देख रहे हैं। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो दावे किए गए थे कि राहुल यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 यात्राएं पूरी कर ली और पूरे देश को नाप डाला। चारों दिशाओं में लोगों से संवाद कर लिए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की इस मेहनत के बाद इंडिया गठबंधन भी मजबूती से बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार हो गया और इसका असर जमीन पर किस तरह पड़ा इसकी एक मिसाल कल फूलपुर में देखने को मिल गई, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव अलग ही अंदाज में गुफ्तगू करते हुए नजर आए। माइक नहीं चला तो दोनों ने फोन से वीडियो बनाकर अपनी बात जो है, अपनी बातचीत को लोगों तक पहुंचा दिया। माइक नहीं चल पाई, फूलपुर पहुंचे और यहां पर तो इन्होंने अपनी बात को लोगों तक खुद के गुफ्तगू में और फोन से वीडियो बना करके, और हुआ यह था कि इतनी भीड़ थी कल कि माइक का जो तार है वो टूट गया और उसके बाद यहां ये लोग भाषण नहीं दे पाए। क्या बातें हो रही हैं जरा सुन लीजिए, सुनते हैं। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे, जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है कि जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपरली जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिल के जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपकी
तो सुन रहे थे आप और ये खटाखट फटाफट बोलने लगे हैं नरेंद्र मोदी। और इसी तरह ये दोनों की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। ये कल की घटना और जो हुजूम जनसैलाब है इसको आज फिर से हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज के चुनाव में इन दोनों के कल की बातचीत का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। और इसी तरह उधर बिहार अगर जाए तो तेजस्वी यादव भी कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, ये सारे नेता भी अपनी उम्र और सेहत के सवालों को परे करते हुए एक बार आप लगातार देखेंगे कि वो यहां खासकर इन तमाम चुनाव के दौरान इन तमाम मसलों को अपनी तरफ से और अपने हिसाब से जो युवा पीढ़ी है उनको देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो एक आपको यहां पर यह बात समझ में आएगी कि यह चुनाव जो 5वें दौर का चुनाव हो चुका है, इस चुनाव के बाद इस मतदान, आज के मतदान पर खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कल के इन दोनों फूलपुर और इलाहाबाद का जो रैली थी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन और एक दो विजुअल आपके सामने और लाना चाहता हूं। कल के ही एक विजुअल को और कल नहीं बल्कि आज के विजुअल को लेके आइए, फुल स्क्रीन लेके आइए, जहां राहुल गांधी आज रायबरेली के अलग अलग गलियों में, अलग अलग जगहों पे, इसको जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो जरूर ले आइए, अलग अलग जगहों पे ला जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। महिलाएं आ गई उनके सामने, पुरुष आ गए, बच्चे आ गए, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कुछ और करना चाहता है। ये सारी बातें जो हैं यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि राहुल गांधी किस तरह से, किस कदर लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। आज 5वें दौर का मतदान समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इस पांचवें दौर के मतदान के बाद आखिर क्या रुझान कहता है, आखिर क्या कुछ कहता है, यहां से आने वाला जो रिजल्ट है वो किस दिशा में ले जाते हुए दिखाई देता है, यह सब कुछ इस चर्चा के दौरान आपके सामने हम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज जो 8 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में जो 49 सीटें हैं, ये 49 सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। मैं बात कर रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र की, मैं बात कर रहा था शरद पवार, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, ये सारे नेताओं की बात कर रहा था। लेकिन आप याद कीजिए कि इनकी उम्र आज की तारीख में, उनकी सेहत, इन सब ने अपने इन सबको किनारे रखते हुए, परे करते हुए इस बार लोगों को यह समझाने की कोशिश जरूर की है। और चुनावी सभाओं में वो खुद तैनात दिखे हैं और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, जनता के बीच जाकर कि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। तो कुल मिलाकर जाहिर है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की इस सक्रियता और नेताओं की मेहनत का असर जमीन पर दिखने लगा है। 4 चरणों में ही बीजेपी की हालत को पस्त बताया जा रहा था, 4 चरणों के मतदान हो गए थे तब, और अब 5वें चरण के लिए इसी तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की परेशानी उसके नेताओं के बयानों से लेकर चेहरे के हाव भाव तक से समझी जा सकती है। जैसे आज स्मृति ईरानी अमेठी में परेशान दिख रही थी। जी हां, इधर रायबरेली में राहुल गांधी थे तो उधर अमेठी में स्मृति ईरानी। और जो विजुअल आप देख रहे हैं ये केएल शर्मा का विजुअल है। तो ये यहीं पे केएल शर्मा जो है, किशोरी लाल शर्मा, ये स्मृति ईरानी को जबरदस्त यहां चुनौती पेश कर रहे हैं। तो पहले लेकिन राहुल गांधी से अमेठी में परेशानी थी स्मृति ईरानी को, लेकिन अब केएल शर्मा से उन्हें परेशानी हो गई है, यह साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अमेठी में बीजेपी के खिलाफ बने माहौल ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। उधर महाराष्ट्र में भी माहौल बीजेपी के खिलाफ है, और इसी तरह बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और लद्दाख, सभी राज्यों में इस बार बीजेपी की हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। आज के मतदान के बाद 400 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है, 428 सीटों पर वोटिंग हो गई। यानी अब तक के सारे चरणों में बीजेपी अगर बाकी पार्टियों पर भारी पड़ी होती तो माना जा सकता था कि उसका 400 पार का नारा कामयाब होता, मगर ऐसा हुआ है क्या? जरा सोचिए। 400 पार का नारा कामयाब करने के लिए इन 428 सीटों में से आपको मैक्सिमम सीटें लानी पड़ती।
तो क्या अब सबसे नाकामयाबी की तरफ बढ़ रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज जो चुनाव हुआ है और इसमें आप देखिए 32 सीटों पर बीजेपी पिछली दफा थी, लेकिन क्या अब 32 की 32 सीटें आएंगी? क्या 32 में इजाफा होगा या उसमें बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है? जो रुझान सामने आ रहे हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अब चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव 18वीं जो लोकसभा है वो किस दिशा में कैसी बनती हुई दिखाई देती है। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील शुक्ला जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमरिंदर उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आज खास दिन, बहुत बड़ा दिन लोकतंत्र के लिहाज से, 5वें चरण का मतदान और यहां से किस दिशा में जाता हुआ यह चुनाव। प्रशांत टंडन जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। दिन भर इस चुनाव की गतिविधियों पे आप, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि दिन नहीं, आज का दिन कैसा होगा ये कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने बता दिया था शायद, और उसी दिशा में जाता हुआ। और राहुल गांधी कल उधर थे फूलपुर में और इलाहाबाद के वो जो दूसरा एरिया करछना के मुंगारी में, जहां ये अभी रिकॉर्ड कर रहे थे करछना। शायद सुनील शुक्ला जी और अच्छे से बताएंगे कल का जिक्र जब हम उनके पास आते हैं तो। लेकिन उससे क्या वो सब कुछ आज रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया? प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, आज की 49 सीट के बाद 428 सीटों का मतदान कंप्लीट हो गया चुनाव, और इन 428 सीटों में जो अब तक का चुनाव हुआ है उसमें एक जो तारतम्यता है फेज 1 से 5वें चरण तक वो मेंटेन है। 2 चीज़ें बहुत खास हैं। एक, वोट प्रतिशत पिछली बार से कम है, हर चरण में कम हुआ है, और इस चरण में भी जो अभी फाइनल फिगर नहीं है, इसको इलेक्शन कमीशन थोड़ा बढ़ाएगा अभी जी। अब कितना बढ़ाएगा ये हम देखते हैं, लेकिन ये भी फिगर जो है वो कम है। उत्तर प्रदेश में मात्र 55% मतदान हुआ है। अमेठी रायबरेली दोनों जगह मतदान आज था। अमेठी में उत्तर प्रदेश का जो औसत है उतना ही हुआ है लगभग। रायबरेली में 1-1.5% ज़्यादा हुआ है। शायद राहुल गांधी की वहाँ मौजूदगी से थोड़ा वोट बेहतर हुआ होगा, लोग निकल कर आए होंगे। लेकिन जो रुझान दोनों जगह से मिले हैं राजीव जी, खासकर अमेठी से, क्योंकि रायबरेली में तो रिपीट होगा, केवल फर्क ये कि मार्जिन कितना रहता है उस पर बात हो सकती है। अमेठी से भी जो रुझान मिल रहे हैं वो रुझान ये मिल रहा है कि जो बीएसपी का वोट था, और ये उत्तर प्रदेश की बाकी जगह पे भी ये रुझान है कि जो बीएसपी का वोट था वो बड़े पैमाने पर कांग्रेस में गया है, या जहां जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट वहां गया है जी। यानी बीएसपी का वोट इस चरण में दोनों इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दलों को जहां जहां जो जिसकी मौजूदगी थी गया है। और याद कीजिए कि आज मायावती ने भी कह दिया कि परिवर्तन का वोट हो रहा है, तो उनको भी वो फीडबैक है कि उनका वोट किधर जा रहा है। उनका वोट उन्हीं को मिल रहा होता तो वो ये बात नहीं कहती, और उनको मालूम है कि उनका वोट कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया है, और इस आधार पर मायावती ने कहा है कि परिवर्तन की तरफ जो है चुनाव जा रहा है। दूसरी बात कि जो मुद्दे रहे, जो कुछ जगह मैंने बात किया है, देखिए इस चरण में भी राजीव जी मुद्दा संविधान और आरक्षण बिल्कुल नीचे तक जा चुका है। इस चरण में भी यही मुद्दा रहा, नौकरियां, महंगाई और आरक्षण और संविधान। इस मुद्दे पर चुनाव हुआ है। मोदी साहब ने बहुत कोशिश कर ली लगभग हिंदू मुसलमान करने की, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। लगभग 40 इंटरव्यू हो गए उनके। सोचिए, जिस व्यक्ति ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 10 साल, वो 40 इंटरव्यू दे चुका है।
और उन 40 इंटरव्यू में टीवी को टीआरपी नहीं मिल रही है। उन 40 इंटरव्यू जो आए मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब में, उनको यूट्यूब में वो व्यूज नहीं मिल रहे हैं, उतने भी नहीं मिल रहे जितने आपको मिलते हैं राजीव जी। तो ये इससे पता चल रहा है कि मोदी साहब की जो वास्तविक लोकप्रियता है वो क्या है और जो मैनेज की हुई लोकप्रियता है वो क्या है। तो इसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग ऊब गए हैं। हर चरण में आप नए ढंग से आप हिंदू मुसलमान की बात लेकर आ जाएंगे तो लोग इस बात से ऊब गए। आप नौकरियों की बात भी करें और जो आपकी राजनीति है उसकी बात भी करें, ध्रुवीकरण, तो शायद इनका बात चलती, लेकिन वो मोदी साहब नहीं कर पाए। वो खालिस हिंदू मुसलमान और नकारात्मक बातें कर रहे हैं जी। आज के चुनाव के बाद राजीव जी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो जाता है और महाराष्ट्र की चुनाव की 48 सीटें तय करेंगी, एक बड़ा रोल प्ले करेंगी कि दिल्ली में 4 तारीख को कौन बैठेगा। और मुंबई की 6 सीटों में, देखिए पहले 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, माफ कीजिएगा, एनडीए के पास थी, में 3 बीजेपी और 3 शिवसेना। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के पार्टनर थे। अब स्थिति अलग है। मुंबई हम लोग भी गए थे और देखा था कि उद्धव ठाकरे मुद्दा है और 6 की 6 सीटों पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ने की बातें आ रही हैं मुंबई से। तो महाराष्ट्र एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है और महाराष्ट्र में बहुत बड़े परिवर्तन जो हैं वो होंगे, जिसका रिफ्लेक्शन 4 तारीख को दिल्ली में क्या होता है उस पर रहेगा राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन 4 तारीख को रिजल्ट के बाद दिल्ली में क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आज मायावती जी सुबह सुबह जब वोट डाल करके लखनऊ में बाहर निकली तो उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यानी दिल्ली की सत्ता जो है वो चेंज होने वाली है। ये आज मायावती जी कह रही थी, अभी तक चुप थी लेकिन अब वो कह रही हैं। तो सत्ता किस तरफ, या तो एनडीए की तरफ और वो परिवर्तन तो इंडिया की तरफ। क्या मायावती भी ये भांप चुकी हैं कि अब सत्ता का परिवर्तन और उसकी वो नजर उन्हें भी आ रहा है? लेकिन जो बात यहां कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि बहुत सारे बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ इस चुनाव में जाते हुए, आज के मतदान में जाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी का आप देख रहे थे कि राहुल गांधी आज पहुंचते हैं रायबरेली। खबर कल से ही थी, हम लोगों ने खबर चलाई भी थी कल, और उसके बाद आज रायबरेली में अलग अलग बूथों पर पहुंचे वो और वहां पर उन्होंने जायजा लिया कि कैसे पोलिंग हो रही है, ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर जबरदस्त दबाव इस बात का था कि एक लड़के का विजुअल जो है वो एक वीडियो शेयर हो रहा था जिसमें वो फर्रुखाबाद का एक कैंडिडेट बीजेपी का, उसको वो वोट करता हुआ नजर आया। ये सब कुछ तो कल का दिन जो था उसका रिफ्लेक्शन आज कैसे पड़ा है इस मतदान पे, इसकी चर्चा जरूरी है। अभी तक के जो वोट प्रतिशत, अभी नहीं बल्कि 5 बजे तक के जो वोट प्रतिशत सामने आए हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि 57 यानी अभी तक पूरे इन 8 राज्यों की 49 सीटों पे, और सबसे ज्यादा पोलिंग जो है 5 बजे तक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुई है 73%। उसके बाद नंबर 2 पर ओडिशा है जहां 60% नहीं, नंबर 2 पे लद्दाख है जहां 67.15%। आप जानते हैं लद्दाख की एक सीट और वहां पे मतदान। और फिर जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ 54.21%। ये बहुत लंबे अरसे के बाद एक इतनी अच्छी पोलिंग वहां जम्मू कश्मीर में। बिहार में 52.55%, झारखंड में 63%, और लद्दाख की बात मैंने कर दी। और सबसे कम ओडिशा, सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88%, सबसे कम। और उसके बाद उत्तर प्रदेश 57.68%। तो ये जो है अभी इसमें इजाफा होना है, लेकिन ये उम्मीद कीजिए कि इसमें इजाफा 4 दिनों बाद तक ना होता रहे।
इसकी उम्मीद जरूर कीजिए कि अब 5वें फेज के मतदान के बाद आज रात को जो टोटल फिगर हमारे आपके बीच में आएंगे वही टोटल और आखिरी फिगर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़ के। क्योंकि अभी तक यही हुआ कि 11वें दिन भी और 6.7% का इजाफा हम 11वें दिन देखते हैं। आज कुछ और प्रतिशत 60%, 11वें दिन देखते हैं तो 66.7% की पोलिंग हो गई। यही एक तकलीफ की बात है। खैर, आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी, आपसे भी समझना चाहता हूं रुझान क्या कहते हैं, सीधे शब्दों में अगर पूछूं, इधर उधर की बात मत कर जो कहते हैं ना, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लूटा किसने। तो ये रुझान किधर है सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान लखनऊ में होना और अमेठी और फतेह रायबरेली में ठीक ठाक मतदान होना, ये बताता है कि रुझान है कहाँ। लखनऊ वो सीट है जहां पे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से शहरी संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव के दौरान, और वहां सबसे कम लगभग 50% मतदान हुआ, 49.88% अब तक। रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर 50% से 56 लगभग 57% रायबरेली में हुआ है और लगभग 53% अमेठी में हुआ। अगर आप अपने विरोधी मतदाताओं के बस्ते उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ बस्ता नहीं लगा सकते, अगर आप ये कह रहे हैं कि मतदान के दिन कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचार कर रहा है, तो रुझान किधर है इसका अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। अगर इंडिया दल समूह की सभा में इतने लोग आ जाते हैं कि भगदड़ की स्थिति हो जाती है, वहाँ पे लोग नेता भाषण नहीं कर पाते, तो ये बताता है कि रुझान किधर है। 1 घंटे के अंतराल पे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और फाफा मऊ संसदीय क्षेत्र में सभा होती है जी। और और दोनों सभाओं में मुंगारी, आपने सही कहा, वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करछना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और इलाहाबाद शहर से अगर आप कहेंगे तो बहुत दूर भी नहीं है, वहाँ ये सभा होती है। और दूसरी सभा भी फूलपुर संसदीय क्षेत्र में होती है, लेकिन वो भी इलाहाबाद शहर से बहुत दूर नहीं थी, जो एक उपनगर फाफा मऊ है उससे लगा हुआ इलाका है जहाँ पे सभा हुई थी। मेरी अपनी निगाह में जहाँ ये सभा हुई वो दोनों नेताओं के लिहाज से बहुत छोटी, स्थान छोटा था, बड़े जगह पर होनी चाहिए थी। खैर, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में आयोजकों ने उससे भी कहा था कि इतनी गर्मी है, कहाँ पे लोग आएंगे। इतनी प्रचंड गर्मी में इतना उत्साहित जन समुदाय का इकट्ठा होना, यह बताता है कि माहौल कहाँ है और किस तरफ है। इस तरह की सभा उसी दिन, यानी कल ही गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों की सभा थी इलाहाबाद और फूलपुर में। मैंने बहुत तलाशा कि कहीं इनके वो क्लिप्स दिखाई पड़े जिसमें भीड़ दिखाई पड़े, दिखे और भीड़ का मूड दिखाई पड़े। कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं, हो सकता कहीं हो, लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन इस दोनों स्थानों के, मैंने मुंगारी के भी और परिला के दोनों के वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें उमड़ता हुआ जनसमुदाय, उत्साहित जनसमुदाय और अपने नेताओं से मिलता हुआ जनसमुदाय साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुख्य सवाल वही है। हालांकि मैं तो निजी तौर पे आपसे कहूं कि बदलता हुआ राजनीतिक माहौल मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान से ही मिलने लगा था। अगर समाजवादी पार्टी अपनी ताकत 3 गुनी बढ़ा ली, जिन इलाकों में अब मतदान होने जा रहा है या हुआ है, उनमें 12 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, या खुला भी तो 1 या 2 सीटें मिली, जहां पे समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायत के चुनाव हुए, ग्रामीण इलाकों में विपक्षी दलों को जबरदस्त सफलता मिली। तीसरी बात, जो जब न्याय यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उस दौरान जो उत्साह युवाओं का दिखाई पड़ा, तब भी ये लग रहा था कि एक माहौल बदल रहा है, लोग अपने मुद्दों के साथ केंद्रित हो रहे हैं और सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने का मन बना रहे हैं जी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का जो तंत्र है वो बहुत जबरदस्त है, उस प्रचार के तंत्र में लोगों को विश्वास करना एक कठिन हो रहा था कि एक कोई राजनीतिक माहौल बदल भी रहा है। लेकिन यह चुनाव आते आते अब पूरी तरह से हिंदी बेल्ट में चुनाव है,
मैंने मुख्य रूप से महाराष्ट्र का चुनाव आज खत्म हो गया। महाराष्ट्र के भी चुनाव में आप देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा वहां दांव पे है। पिछले चुनाव में 33 सीटें उसने जीती थी, 5 सीटें केवल विरोधियों को मिली थी जी। और वहां पे सबसे कम मतदान के बारे में बहस होती है कि आखिर मतदान किसके लिए है और क्यों। लेकिन हम तमाम चीजें आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब तक 5 बार ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें मतदान कम हुआ, लेकिन उन 5 चुनाव में से 4 बार सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर हो गया, जिसमें वह चुनाव भी है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोगों से जनमत पाने का प्रयास कर रही थी और साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, उससे भी कम मतदान हुआ। इसके साथ साथ 4 बार ऐसा मौके आए। कम मतदान होने का मतलब आमतौर पर माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल को सत्ता में बनाए रखने के प्रति लोगों की रुचि कम है। लेकिन जब ज्यादा मतदान होता है तो दोनों बातें कोई संभावना होती है, सत्ता से बाहर लोग भी करना चाहते हैं और सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। 2 उदाहरण मेरी अपनी स्मृतियों में जो मैं जाके देखा हूं। एक वो चुनाव बिहार में हुआ जब लोगों ने आरजेडी की सरकार को बाहर किया सत्ता से। उसके बाद 5 साल बाद चुनाव हुआ, फिर बड़े पैमाने पर मतदान हुआ और लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को बहाल रखा। पश्चिम बंगाल का चुनाव मुझे याद है जब वामपंथी सरकार को लोगों ने सत्ता से बाहर किया था, ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था उसमें भी मतदान ठीक हुआ और जिसमें लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को बहाल रखा। ये 2 मेरी स्मृतियों में, इन दोनों चुनाव में चूंकि मैं गया था इसलिए मैं कह सकता हूं। लेकिन कई बार हुआ, 1977 का चुनाव हमारी आपकी स्मृतियों में है, बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, लोगों ने सत्ता को बाहर कर दिया। मतलब बनारस जैसे क्षेत्र में जिसको माना जाता था कि वहां जनसंघ की अच्छी खासी पहुंच होती है, चंद्रशेखर जी लगभग 69% वोट पाए थे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कम वोट पाया, खूब जम के वोट हुआ और लोगों ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। दोनों चीजें हैं। लेकिन बहुतायत में उदाहरण ऐसे ही है कि कम मतदान हुआ और सत्ता से बाहर हो गई। जी। पश्चिम बंगाल को लेकर के बात की जा सकती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में 73% मतदान, 74% मतदान, इसका संकेत क्या है? मेरा अपना मानना है कि पश्चिम बंगाल में दोनों दल जो सत्ता में अपने जहां पे सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, इन 7 में से 3 सीटें जीती थी। वो हुबली है, बनगांव है और एक और सीट है। 3 सीटें जीती और 3 में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत का अंतर बहुत ही कम था जी। और उसी तरह 4 सीटें टीएमसी जीती थी, उसमें 1 सीट ऐसी है आरामबाग जहां पे जीत का अंतर बहुत कम था, 1000-1500 का अंतर रहा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी टीएमसी ने जबरदस्त सफलता हासिल की। मैंने कई जैसे आरामबाग में बीजेपी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की और हुबली में दूसरा जो सीट है मैं भूल रहा हूं उसका नाम, वो दोनों जगह पे टीएमसी ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। बाकी जो सीटें हैं जैसे हावड़ा है, श्री रामपुर है, उलबेरिया है, उधर टीएमसी का गढ़ है, वहां पर तो कोई चुनौती ही नहीं है बीजेपी के लिए, बीजेपी कुछ कर भी नहीं सकती। तो उस जगह पे चूंकि सत्तारूढ़ दल टीएमसी और बीजेपी दोनों मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और कांग्रेस और वामपंथी दल भी कोशिश कर रहे हैं अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, और चारों दल सक्रिय हैं वहां, मतलब चारों में से कोई निष्क्रिय नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका थोड़ा बहुत जन समर्थन न हो। ये राजनीतिक दलों की अति सक्रियता का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में बेहतर चुनाव हुआ, बेहतर मतदान हुआ। यह किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, अगर विधानसभा चुनाव को कोई ट्रेंड माना जाए तो टीएमसी की स्थिति बेहतर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 2019 का अपना इतिहास दोहरा नहीं पाएगी। आप झारखंड को भी देख सकते हैं, 3 चतरा में, कोडरमा में और हजारीबाग में चुनाव हुआ। क्या स्थिति है वहाँ? कोडरमा में विनोद कुमार सिंह की स्थिति कितनी मजबूत है, वहाँ के कोई किसी स्थानीय पत्रकार से बात कीजिए आपको समझ में आएगा। सिटिंग विधायक है, माले का नेता है, पब्लिक जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट है, और अन्नपूर्णा देवी जो भी वो भी आरजेडी की नेता रही हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं और मंत्री भी हैं, उनके सामने गंभीर चुनौती है। हजारीबाग में जयंत सिन्हा देखे ही नहीं गए प्रचार करते हुए इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान। यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा के पुत्र लगातार वहां विरोध करते नजर आए, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं वो। चतरा की स्थिति भी वही है। बिहार में मधुबनी और सीतामढ़ी छोड़ दीजिए तो कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आरजेडी ने मजबूत चुनौती न दी हो बीजेपी को,
और विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो दिखाई पड़ा। मतलब यहाँ तक कि हाजीपुर में आरजेडी एलजेपी और बीजेपी की तुलना में मजबूत हुई विधानसभा चुनाव के दौरान, जबकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो सभी सीटों पर एलजेपी कब्जा किए हुए थे। सारण की स्थिति वही है, सभी सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं, 6 सीटें वहां पर 6 आरजेडी के विधायक हैं। तो कोई ऐसा इलाका नहीं है, और वह केवल मुद्दे वही है, मुख्य मुद्दा वही है कि आखिर बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार चुप क्यों है? आखिर महंगाई का सवाल है, महंगाई के सवाल पर सरकार चुप क्यों है? और जो सरकार जिन मुद्दों को चलाना चाहती थी वो चल नहीं रहे, चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे राम मंदिर का इशू। जिन मुद्दों पर सरकार अपने मतदाताओं को अपने साथ रोकने का प्रयास कर रही थी, वो दोनों के दोनों एजेंडे या 370 का असर वो दिखाई नहीं पड़ा। और यह चूंकि युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा असर है, और जो बार बार कही जा रही है कि जो दलित मतदाता है, दलित मतदाताओं के सिविल सोसाइटी से आप बात कीजिए, अगर आपका संपर्क है आपसे बता देंगे किस कदर बीजेपी सरकार से लोगों की नाराजगी है, और मायावती से भी लोग संतुष्ट हैं। मायावती के द्वारा जो जिस तरह के राजनीतिक निर्णय लिए गए, उनका कोर वोटर निराश हुआ है। और 2019 में, 2014 में और हाल के 2022 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक वोट दिया था, इस बिना पर वोट दिया था कि एक अच्छे दिन आने का जो सपना दिखाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो उपचुनाव हुआ, खासतौर से घोसी में यह और दूसरी खतौली में, उससे ही लगने लगा था कि दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी से दूर होने लगा है। उसको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एक आक्रामक हिंदुत्व के माध्यम से दलित समुदाय का जो अधिकार है, दलित समुदाय की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी है, उससे उनको दूर करना चाहता है। आज वो निराश है बीजेपी से, और वह अब वोट का बंटवारा नहीं करना चाहता। जी सुनील, और इंडिया दल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं उन सब पे भी जरा और माइक्रो लेवल पे हम बात करेंगे। और बहुत माइक्रो लेवल पे आप बता भी चुके हैं, अलग अलग सीटों का सूरत हाल अभी सुनील शुक्ला जी बता रहे थे, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 चरणों में, और खासकर ये जो 5वां फेज है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, रुझान क्या कहते हैं, और इन सब के बीच कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला है। कल का दिन बहुत बड़ा दिन था हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि कल एक मंच पे, ये पहली दफा ऐसा होता है, मैंने इससे पहले नहीं देखा था, पहली दफा ऐसा होता है कि 2 नेता मंच पे पहुंचते हैं, लेकिन माइक खराब होने के कारण, और वो माइक खराब क्यों? क्योंकि वायरिंग जो है वो तार टूट जाने के कारण। तार कैसे टूटता है? क्योंकि भीड़ इतनी आती है, जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद दोनों नेता मंच पे बैठे बैठे मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हैं अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, और उसको सोशल मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी कल की ये। और उसके साथ साथ एक और बड़ी घटना ये थी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मंच से अपनी बात रख रहे थे दूसरी जगह फूलपुर में, तो वहां पर जो जनसैलाब था उसमें से कई युवा जो चेहरे थे वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास और उनसे हाथ मिलाने के लिए व्याकुल, और कई लोग उनसे हाथ मिला भी रहे थे। यहां से ही एक तस्वीर दिखाई देने लगी थी कि आज का चुनाव किस दिशा में जाएगा, क्योंकि जो इलाहाबाद है वहां वो बिल्कुल बीच में माना जाए तो वहां से उतनी ही दूरी उधर रायबरेली और अमेठी की है जितनी दूरी, शायद सुनील शुक्ला जी और अच्छे से बताएंगे, अमलेंदु जी, प्रशांत जी भी अच्छे से बताएंगे, जितनी दूरी वहां से उस क्योटो की है, यानी बनारस की है। तो दोनों के बीच में है, बिल्कुल दोनों के बीच में है। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, और आपसे भी समझूं ये चुनाव, इस चुनाव के रुझान पर चर्चा कर रहे हैं हम। कोई आधिकारिक तौर पे कोई सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज का जो ये 5वां फेज, इसके बाद बिल्कुल आखिरी यानी 6ठा और 7वां फिर पैक, फिर 4 तारीख सुबह से हम बैठेंगे और रिजल्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बातें आ रही हैं और जो दिशा, जो डायरेक्शन इस इलेक्शन का बता रहा है, वो क्या कुछ कहता है। और यहां से पूरी की पूरी जो हिंदी पट्टी की बात अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि हिंदी पट्टी की तरफ ये चुनाव पूरा जा चुका है, और उसमें भी पूर्वांचल में पहुंच चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र में आज फिनिश,
48 की 48 सीटों पे। और अभी अभी हम लोग महाराष्ट्र से लौट के आए हैं, वहां पे एक अलग नजारा देखने को मिल रहा था जब ग्राउंड पे हम थे। और वैसे ही वेस्ट बंगाल का जिक्र भी कर रहे थे अभी हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, और बिहार का जिक्र भी हो रहा था, उधर झारखंड का भी जिक्र हो रहा है, और उधर जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी हम लोग देख रहे हैं। इन सबको मिलाया जाए तो जयशंकर जी, आज का चुनाव रुझान क्या कहते हैं? जी, रुझान तो बहुत ही क्लियर है। जो 5 चरणों में जो दिखाई दिया था, लगभग उसी ट्रेंड पे ये छठे चरण का, ये 5वें चरण का भी चुनाव जो है मतदान होते हुए दिखाई दिया है आज। तो एक तो मतदान का परसेंटेज इस बार भी कम दिखा है। अब चुनाव आयोग कितना बढ़ाएगा कितना नहीं बढ़ाएगा मालूम नहीं है। और मतदान का परसेंट कम होने में दो बातें सामने आती हैं कि जिसका बूथ मैनेजमेंट ज्यादा मजबूत होता है, जो अपने लोगों को वोट पोल करा लेता है, उसकी विजय होती है, उसकी जीत होती है। और जिसके वोटर घर में पड़े रह जाते हैं, वोट देने नहीं निकलते हैं, वो पिछड़ जाता है। आमतौर पे मोटा मोटी यह है। बाकी देखिए, इस चुनाव में कोई लहर जैसी चीज नहीं है। गुस्सा है, असंतोष है, आक्रोश है, लेकिन उस ढंग की कोई लहर नहीं है कि लोग निकल के सड़कों पे आ जाएं। अच्छा, चूंकि मौसम भी जिस ढंग का है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 44%, 45% का जो तापमान दिखा रहा है पूरे उत्तर भारत में, उसमें अगर, हालांकि इसमें एक कंट्रास्ट भी है कि इस मौसम के बावजूद हजारों और लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की रैलियों में जमा हो रहे हैं सभा सुनने के लिए। और मतलब ठसाठस भीड़ हो रही है और रेस्पॉन्सिव भीड़ हो रही है। लेकिन इस हिसाब से वोटों में तब्दील, वोटों का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, ये बात तो है। अब इस चुनाव में देखिए, दो तरफ की बातें हैं। एक है कि जिसको सरकार बनाए रखना है, दूसरा यह है कि उसने अपने एग्जिस्टेंस का सवाल बना लिया है कि ये चुनाव हमारे अस्तित्व के लिए अंतिम चुनाव भी साबित हो सकता है। खासतौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, जो इन लोगों को लगता है कि अगर ये चुनाव में ये लोग फिर से आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके पीछे आरएसएस की ताकत है, उनके अपने मंसूबे हैं, अगर ये लोग आ गए तो हमारा संविधान बचेगा नहीं, बचेगा भी तो उस रूप में नहीं बचेगा जिस रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें बराबरी का अधिकार दिया था, सामने खड़ा होकर के बात करने का अधिकार दिया था, सामने बैठ करके, आमने सामने अगल बगल में बैठ करके बात करने का अधिकार दिया था, नौकरियों में आरक्षण दिया था, राजनीति में, शासन प्रशासन में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था। ये बातें संविधान से गायब हो जाएंगी। ये दिमाग में घुस गया है बहुत बड़े तबके के बीच में, और वो तबका किसी हालत में भी सरकार को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं भाजपा के लोग किसी न किसी बहाने सही भी साबित करते हैं उनकी आशंकाओं को। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कसम खाता हूं और ये करता हूं और कोई भी नहीं बदल सकता है, और अमित शाह जी कहते हैं ये संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अभी राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू देखा है, वो कह रहे हैं कि साहब आरक्षण जो है वो गरीब तबके के लोगों को मिलना चाहिए। भाई, संविधान तो कहता है कि जो सामाजिक तौर पे पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलने की बात है। लेकिन इसी तरह की बात कभी अमित शाह जी करते रहे हैं, कभी जो भाजपा के प्रभारी महासचिव हैं जो आरएसएस से आते हैं, बीएल संतोष साहब, वो कह देते हैं कि संविधान से सेकुलर शब्द को हटाया जाना चाहिए। इसी तरह से जी जयशंकर जी, जरा थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि संविधान पे भी बात करेंगे हम। कल जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो रैली थी वो, और जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और उस विजुअल को आप लोगों ने देखा भी, जरा वहां से उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति पे आप लोगों ने काफी, मतलब एक लंबा अनुभव रहा है, उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या
एक माइलस्टोन के रूप में इंडिया गठबंधन के लिए देखा जाए, कल का दिन जो था जिसमें, और उसके बाद आज एक तरफ अमेठी में केएल शर्मा लगातार बूथ बाय बूथ घूमते हुए नजर आए और इस बूथ से उस बूथ पे राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे और शाम तक वहां डटे रहे। उसके बाद वो, अभी जब मैं ये कार्यक्रम करने आ रहा था तब ये सूचना मिली कि अब वो लखनऊ से वापस लौट रहे हैं दिल्ली को। यानी आप राहुल गांधी भी वहां 6 बजे तक पूरे के पूरे अलग अलग बूथों पर घूमते हुए नजर आए। ये तो आज का नजारा, लेकिन कल का जो नजारा था और जिसमें अभी आप बता भी रहे थे, जबरदस्त गर्मी है, 46 डिग्री टेम्परेचर, और इस 46 डिग्री टेम्परेचर में और युवाओं का हुजूम कुछ तो कहता है, कुछ तो बात रही होगी। ये जरा समझो आपसे। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था। मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, मतलब हम 71 से लेकर के और अभी तक के लगभग हर चुनाव में, उस समय 71 वाले चुनाव में या 77 चुनाव में एक्टिविस्ट के रूप में रहे होंगे, लेकिन बाद के चुनाव में एक पत्रकार के रूप में भी हमने देखा है। ऐसी पॉलिटिकल केमिस्ट्री हमने आज तक किसी चुनाव में नेताओं के बीच में नहीं देखी। जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में दिखाई दी, जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में बिहार में दिखाई दे रही है, जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के बीच महाराष्ट्र में दिख रही है, वैसी पॉलिटिकल केमिस्ट्री पिछले चुनाव में कभी देखने को नहीं मिली। चुनाव में गठबंधन होते थे, कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी से किया था, समाजवादी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी से किया था, तमाम तरह के गठबंधन होते रहे लेकिन उसमें होता था कि कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन किसको टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि अगर ये जीत जाएगा तो फिर तो अगली बार हमारा चांस खत्म हो जाएगा। तो लेकिन इस बार जो है सबने अपने अस्तित्व को मान लिया है। ये चुनाव किसी हालत में भी हमको जीतना है, और उसके लिए जो जिस तरह से डायलॉग कर रहे थे अखिलेश और तेजस्वी, मतलब कोई नेता का कोई फर्क रह ही नहीं गया। जैसे लगता था कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं और एक एक इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो एनडीए का कुनबा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। कभी भी एक मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, जगत प्रकाश नड्डा के साथ ओम प्रकाश राजभर को नहीं देखा होगा, निषाद पार्टी वाले को नहीं देखा होगा, ये अनुप्रिया पटेल जो है वो कभी उस ढंग से शेयर करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में तो एनडीए के घटक दल एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि कैसे किसी दूसरे को शिकस्त दे दिया जाए, क्योंकि सब एक दूसरे से बदला सधाने में लगे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ मिल करके नीतीश कुमार और जनता दल यू के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था, वही काम इस बार जनता दल यू के लोग मिलके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को, कहीं ये लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को हरा रहे हैं, कहीं उपेंद्र कुशवाहा से बदला सधाने में लगे हुए हैं। आप देखिए समस्तीपुर की जो सीट है जिसमें कभी रामविलास पासवान जी के भाई रामचंद्र पासवान एमपी होते थे, उनके भतीजे पिछली बार प्रिंस राज लोकसभा के सदस्य थे, उस सीट पे चिराग पासवान ने किसी को उम्मीदवार बनाया है। उसके खिलाफ जो उम्मीदवार महागठबंधन का है वो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार कैबिनेट के मिनिस्टर है महेश्वर हजारी। उनके सुपुत्र जो हैं महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। अब आप इसी से फर्क समझ सकते हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन ने राजा राम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जो पवन सिंह हैं, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, स्टार जो भी कह सकते हैं, गायक हैं, क्या हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था, वो वहां चुनाव नहीं लड़े और आकर के काराकाट में वो निर्दलीय चुनाव लड़ने लग गए जी। अब लोग बता रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी हाथ है और इनका बीजेपी के लोगों का भी हाथ है, अन्यथा उनकी हिम्मत नहीं होती कि वहां जाकर के चुनाव लड़ते। अब नतीजा ये हो गया है कि वहां पे जो एनडीए का कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर की पोजीशन पे चला गया। मुख्य लड़ाई जो है पवन सिंह और राजा राम सिंह के बीच में हो गई है। तो इस तरह का एक माहौल बन रहा है लगातार। और बहुजन जो अभी आपने दिखाया था वो बहुत बड़ी बात है, बता रहे थे आप, मायावती जी का जो बयान आया है। देखिए मायावती जी ने खुल करके इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन में, उम्मीदवारों के बार बार परिवर्तन में भाजपा के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दी।
भाजपा रिंग मास्टर था और उसके इशारे पे मायावती जी अपने उम्मीदवार बना रही थी, बदल रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन अब उनको भी इल्हाम होने लगा है कि भाजपा और एनडीए का तो पत्ता साफ होने जा रहा है, अब उनका भी रुझान धीरे धीरे बदल रहा है। आज मैं देख रहा था कहीं चुनाव पे, किसी यूट्यूब चैनल पे ही देख रहा था मैं, कि कहीं बसपा का जो पोलिंग एजेंट है वो कह रहा है कि साहब हमारे उम्मीदवार को तो यहाँ अगर 50,000 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जमानत जब्त हो जाएगी। बहन जी ने पूरा सत्यानाश कर दिया है, भाजपा का समर्थन जाहिर हो गया है कि उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए काम किया है और जो इंडिया अलायंस है उसके लोगों को हराने के लिए सारा रणनीति तैयार कर रही है, तो उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और आक्रोश है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मायावती जी को इस बात का इल्हाम हो गया है कि यह सरकार जा रही है, तो हो सकता है कि अगले 2 चरणों में वो अपने उम्मीदवारों को भी कुछ न कुछ एक निर्देश दे। अपने जनाधार, उनका एक जनाधार तो है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख 2 लाख उनके वोट हैं। लेकिन अब वो वोट किधर जाएंगे ये मौके के हिसाब से तय होगा। अभी जो संविधान वाली बहस चली है, जो आरक्षण वाली बहस चली है, उसमें उनका बड़ा भारी जनाधार का हिस्सा जो है, खासतौर से अनुसूचित जाति के लोगों में से जो युवा लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा और कुछ इशारा कर दिया तो मेरे ख्याल से जो बचा खुचा है वो भाजपा का, वो भी नष्ट हो जाएगा। तीसरी चीज एक है कि बगल में देखिए, जहां रायबरेली में, ये भी बहुत बड़ी बात है कि रायबरेली में राहुल गांधी गए और दिन भर वो लड़े, वहां रहे और जगह जगह जा करके मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कहीं अगर शिकायतें थी तो उसके खिलाफ लोगों से बात की, अधिकारियों से भी बात की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने वर्कर्स का, अपने जो चुनाव में लगे हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी चीज है। लेकिन उसके साथ एक और पड़ोस में एक और बड़ी घटना हुई है। जो राजा भैया हैं, जिनका कम से कम प्रतापगढ़ और वो कौशाम्बी 2 संसदीय क्षेत्रों में तो बहुत बड़ा असर है, संजीव अगर होंगे तो बताएंगे उनके बारे में, तो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम किसी के लिए कुछ कहेंगे नहीं, हम किसी गठबंधन के साथ नहीं है, जिसको जो मर्जी होगी वोट देगा। इसका मतलब लोगों ने लगा लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में अभी हाल में ही एमएलसी का चुनाव है, ना करते हुए भी बीजेपी का सपोर्ट उन्होंने कर दिया था। इस बार उन्होंने खुलेआम कहा कि नहीं साहब, हम किसी के साथ नहीं है, जिसको जो समझ में आए, जो अच्छा उम्मीदवार दिखाई दे उसको वोट दे। इसका मतलब कि बीजेपी को वोट न दे। तो वो एक बड़ा फर्क, मतलब 2-3 क्षेत्रों में उनका जो उनकी ये घोषणा है वो महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रही है। मेरा मानना है राजीव जी कि अगर जो ये चल रहा है, अगर कोई बहुत भारी करामात या कुछ बहुत बड़ा खेला नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं है, संभव लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 2 सीटों का आंकड़ा पार करने में भाजपा के लोगों को नानी याद आ जाएगी, इसमें मेरी पूरी मानता है। और एनडीए सरकार बना, आप बोल रहे थे, थोड़ा वो दोबारा रिपीट कीजिए जरा। 200 के पार नहीं हो पाएंगे, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं, इसके हिसाब से अगर कोई बड़ा खेला नहीं हो गया, देखिए खेला में 2-3 चीजें हैं, मतलब अब ईवीएम पे तो हमारा उस ढंग से कभी कुछ रहा नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि जैसे जो धांधली की खबरें आ रही हैं, जो बात आप भी कह रहे थे कि 5% 7% वोट बढ़ा करके दिखा देते हैं, हम बार बार ये कहते रहे हैं, विपक्ष के लोगों से कहते रहे हैं कि आपको अपनी इलेक्शन मशीनरी, अपनी पार्टी की मजबूत करनी होगी और खास तौर से आपके पोलिंग एजेंट को इंश्योर करना होगा जो ईवीएम मशीन जिसपे वोट डल रहे हैं उनका नंबर या उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। या तो उसका फोटो ले लीजिए, उसका नंबर नोट कर लीजिए, और काउंटिंग जब होती है तो उसी ईवीएम मशीन से काउंटिंग होना सुनिश्चित करिए, तो आपकी बड़ी भारी जीत होगी। आप आंकड़े कुछ भी बढ़ाते रहिए, लेकिन अगर वही मशीन काउंट होगी तो उसमें फिर बदल नहीं हो सकता। होता क्या है कि कई बार ये लोग ईवीएम मशीनों के ले जाने, उसकी जो पहुंचाने के क्रम में कभी इधर का उधर हो जाता है, तो उसमें कुछ खेला कर सकते हैं लोग। लेकिन अगर खेला नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे कायम हूं, और ये बात मैं उस समय भी कह रहा था कि 250, उस समय 250 की बात करता था मैं 2019 में। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि अगर पुलवामा, बालाकोट और अभिनंदन का मामला नहीं हुआ होता तो भाजपा और एनडीए उनका 250 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर सकते जी। आज नहीं तो कल हमारे शोधकर्ता, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इस बात को अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि 2019 का चुनाव कैसे मैनेज हुआ था पुलवामा और बालाकोट के जरिए। लेकिन इस बार कोई पुलवामा नहीं है, कोई बालाकोट नहीं है, और तमाम इशूज पे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लगातार बातें कर रहे हैं कि कुछ न कुछ प्रोवोकेशन हो जाए जिससे बात
बन जाए, बिगड़ जाए, कुछ तो हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उनके दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा पक्ष कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, उसका रिएक्शन जो है वो ईवीएम मशीन पे दिखाई दे रहा है, वो ईवीएम के लिए लाइन लगा करके दिखाई दे रहा है, और ये इनकी हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण, और उस तह तक, उसके जड़ तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव, आज का जो मतदान है 5वां फेज, और इसके बाद ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, रुझान क्या कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश श्रवण गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। गर्ग साहब, केमिस्ट्री की बात हो रही थी, हमारे साथी जयशंकर जी कह रहे थे केमिस्ट्री देखिए यहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की केमिस्ट्री देखिए, उधर बिहार में सहनी और तेजस्वी की केमिस्ट्री देखिए, उधर महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार की। इन केमिस्ट्री के बीच क्या यह माना जाए कि इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री ने एनडीए के गणित को बिगाड़ दिया है? गर्ग साहब। देखिए साहब, पूरी तरह बिगाड़ दिया है, और ये जो जयशंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये जो पूरा मामला है, ये एक तो जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो डैमेज हुआ है एनडीए को और बीजेपी को, ये टेम्पररी नहीं है, ये बहुत ही परमानेंट किस्म का डैमेज है। और ये विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत बुरी तरह बूमरैंग करने वाला है। आप जो देख रहे हैं, ये अलायंस लोकसभा का नहीं है राजीव जी, ये परमानेंट अलायंस है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, पूरे इंडिया अलायंस को, पर वो सफल नहीं हुआ। पूरी की पूरी जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि मोदी जी लगे हुए हैं अभी भी मंगलसूत्र में और घुसपैठियों में, और राहुल गांधी छोले भटूरे खा रहे हैं। ये आप फर्क समझ सकते हैं। ये फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है कि राहुल गांधी इलेक्शन को किस तरीके से ले रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं, और बीजेपी में कितना तनाव है चीजों को लेकर, या प्रधानमंत्री के मन पर कितना बोझ है इसको लेकर। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच जाते हैं, अमेठी में पहुंच जाते हैं। ये जो ऊर्जा है जो हम देख रहे हैं, आपने 5वें चरण में जो चीज देखी है वो क्या देखा है? एक नए उत्साह का इमर्जेंस देखा है आपने। वो उत्साह क्या है कि आप देख रहे हैं कि 82-83 साल के खड़के साहब इतनी भयानक धूप में, इतनी गर्मी में रैलियां संबोधित कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे किस तरह से बिल्कुल ठंडे दिमाग से मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों से घिरे हुए अखिलेश और राहुल गांधी, जो आपने देखा किस तरह से भीड़ टूट पड़ी पूरी की पूरी, और किस तरह से वो 15 मिनट तक 10 मिनट तक आपस में बातें ही करते रहे। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये नई लीडरशिप इमर्ज जो हो रही है, जो कांग्रेस से अलग लीडरशिप है। मतलब ये कांग्रेस नहीं है, इस लीडरशिप में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, शिवसेना के नेता भी हैं, प्रियंका भी हैं, राहुल भी हैं, खड़के भी हैं, तमाम लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के डरने का या एनडीए के डरने का बुनियादी कारण ये है कि ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए कि मायावती का जिक्र आप कर रहे थे जी, मायावती की पार्टी में विद्रोह हो गया राजीव जी। मतलब वो विद्रोह ये हो गया है कि जो कार्यकर्ता और वहाँ के नेता हैं, जो इन्होंने जिक्र किया वो ठीक किया, मैं भी उस चीज़ को देख रहा था। वो जो उनके एक नेता बोल रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है,
पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया है, मतलब एक लंबा वोट ट्रांसफर हो गया है समाजवादी पार्टी को यूपी में। अब जो मुद्दा है वो देखिए क्या बचा है कि यूपी में 80 में से सिर्फ 27 सीटें बची है, मतलब एक मेजर चंक हो चुका है, मतलब जी। 27 सीटें बची हैं। बिहार में 40 में से सिर्फ 16 सीटें बची हैं। वेस्ट बंगाल में 42 में से सिर्फ 17 सीटें बची हैं और महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया है। तो ये इलेक्शन जो है वो, अब जो इलेक्शन का फोकस है वो कहाँ है? पूरा का पूरा वो फोकस अब शिफ्ट हो गया है या हो जाएगा छठे और सातवें चरण में पंजाब पर, हरियाणा पर, हिमाचल पर, चंडीगढ़ पर, दिल्ली पर, और ये जो झारखंड की कुछ सीटें बची हुई हैं उस पर। ये पूरा का पूरा फोकस अब शिफ्ट होने वाला है। मतलब ये कि एक जो लहर उत्तर प्रदेश में और बिहार में चल निकली है, अब वो चलने वाली है, बाकी सीटों पर भी चलने वाली है। और बंगाल में बीजेपी का एरिया जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब मूलतः तो बीजेपी का एरिया बंगाल के उत्तर के इलाके का था। अब यहाँ कुछ इलाका है, जैसा ये जो बताया लॉकेट चटर्जी का जो इलाका बताया, वो जो लड़ रही है, तो ये काफी संघर्ष का, क्योंकि टीएमसी ने पूरी लड़ाई को बहुत एक अलग संघर्ष में बदल दिया, चुनाव से अलग उन्होंने चीजों को बदल दिया। तो अब जो कुल 114 सीटें बची हैं चुनाव में जाने के लिए, वो एक इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि उसमें अब जो लड़ना है वो बीजेपी को लड़ना है। मतलब अब इंडिया अलायंस के पास इतने ज़्यादा नेता हैं, आप देखेंगे कि पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में पूरा का पूरा इलाका, ये हिमाचल तक भी, अब ये आम आदमी पार्टी को लड़ना है, कांग्रेस को लड़ना है। यहाँ बीजेपी का पंजाब में तो कुछ वैसे भी नहीं है, और हरियाणा में बचाना है उनको अपने आप को, दिल्ली में बचाना है अपने आप को, चंडीगढ़ में बचाना है। तो इसलिए ये यूपी का, बिहार, ये मेजर जो चंक था राजीव जी महाराष्ट्र का था, और जो आज हुआ है महाराष्ट्र में वो गजब का हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में 13 सीटें जिनमें आज मतदान हुआ, उसमें से 11 सीटें एनडीए के पास थी अभी तक। ये काफी महत्वपूर्ण परसेंटेज है कि 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। तो और बॉम्बे की तो 6 की 6 थी, मुंबई की जो पिछले 2014 में भी 6 की 6 थी और 2019 में भी 6 की 6 थी। उसमें बहुत बड़ी सेंध लगने वाली है इस बार। जो बॉम्बे की खबरें हैं, और आप तो खुद थे वहां, तो आपने देखा है कि किस तरह का माहौल है। आपने धारावी से रिपोर्टिंग की, वो भी देखी, किस तरह की नाराजगी है लोगों में, वो भी आपने बताया, दुकानदारों की नाराजगी आपने बताई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 5वां चरण जो था बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसमें बीजेपी को या एनडीए को बहुत सेटबैक लगा है। इसने पूरे के पूरे बाकी 2 चरणों के लिए मतलब ये हो गया है कि अब इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी अब छोले भटूरे खाने के लिए जा सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ है जी जी। राहुल गांधी जैसे छोले भटूरे खा रहे हैं, वैसे बाकी नेता भी जा सकते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जरा ये छोले भटूरे से ही बात शुरू करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आज की शाम थोड़ा सा रिलैक्स इंडिया गठबंधन के नेता महसूस कर रहे होंगे? रविकांत जी। देखिए राजीव जी, छोले भटूरे राहुल गांधी खा रहे हैं और मिर्ची स्मृति ईरानी को लगी हुई है। आपको मालूम है कि नहीं, अभी उन्होंने जिलाधिकारी के खिलाफ शिकायत की है अमेठी में। अब आप नतीजा समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इधर और 3 सीटों पर अभी मैंने जो सूचना ली है, अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद, इन तीनों सीटों पर अलायंस बड़ी बढ़त में है। और मैंने तो 1 बजे ही इस बात को लेकर के लिख दिया था कि 14 में से 11 सीटें इस समय अलायंस को जा रही हैं, बढ़त में है।
और ब्रजभूषण के बेटे भी मुश्किल में है। तो अब इसमें से कितनी सीटें बीजेपी बचा सकती है, मतलब अगर सीधे तौर पर देखें तो लखनऊ के अलावा और मुझे कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जहां बीजेपी बहुत कंफर्ट हो, बाकी सब जगह वो लड़ रही। और रही बात इसकी कि अभी जो बात हो रही थी मायावती जी वाली, मुझे लगता है कि मायावती जी का हम लोग कई बार मूल्यांकन थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं। एक तो वो बी टीम कहना उनके अपने समर्थकों को ठीक नहीं लगता है, और इस बार वही दलित वोटर झूम करके राहुल गांधी को वोट कर रहा है, राहुल गांधी के नाम पर वोट कर रहा है, और ये अखिलेश यादव के साथ नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये वोटर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा विधानसभा में, जो आज खड़ा हुआ है सपा के साथ। और ये बहुत सारे अंतर्विरोध है, लेकिन जो राहुल गांधी ने संविधान उठा लिया है, उस संविधान को बचाने के लिए ये सारा वोट, दलितों का करीब 70% वोट जा रहा है अलायंस की तरफ। बीजेपी जहां मात खाई है, ठीक है राजीव जी, ये चुनाव मुझे लगता है कि पहले चरण के मुश्किल से सप्ताह भर पहले बदला है, जिसको भांप नहीं पा रहे थे लोग। जो हवा थी, मैं उस समय भी कह रहा था, हालांकि हम लोगों के यहाँ ज्यादातर लोग इस बात को बराबर कह रहे थे कि ये जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है, लेकिन जो गोदी मीडिया पे लोग रहते हैं वो तो बराबर 400 तक दिखा रहे थे साहब जीता हुआ। लेकिन पहले ही चरण से चुनाव दिखने लगा था जो सामने आया, और इसमें बड़ी भूमिका जो रही वो खास करके दलित वोटर की रही, जो वोकल रहा, अति पिछड़ा की रही, क्योंकि ये दो ऐसे चंक हैं जहां पे उतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो साथ खड़ा हुआ था। वो अपर ओबीसी में तो आप कह सकते हैं कि यादव को रिप्रेजेंटेशन खुद अखिलेश यादव है ही। कुर्मी को उन्होंने अच्छे टिकट दिए हैं, करीब 10 से ऊपर टिकट दिए। मौर्य और जो कुशवाहा, ये जो समाज है, इसको करीब 8 टिकट दिए हैं। निषाद और जो केवट कश्यप समाज है, उसको 5 टिकट दिए हैं। तो एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में की थी अखिलेश यादव ने, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहा वो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का स्पेशली। आज आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में सेंध मार ली थी, दरअसल उसके पास विकल्प नहीं था। नॉन जाटव दलित विकल्प ढूंढ रहा था, शायद उसको बीएसपी में वो स्थान नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी ने कभी उसको तवज्जो दी नहीं, कांग्रेस पार्टी थी नहीं। और आज वही वोटर इस बात को साबित कर रहा है कि साहब, अगर राहुल गांधी उसके संविधान की सुरक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो वो पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा वोट करने के लिए निकला वो अति पिछड़ा भी, जो महंगाई और बेरोजगारी के सवाल है, जो आरक्षण का सवाल है, जो कास्ट सेंसस का सवाल है, ये देश में, इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि ये देश का जो नागरिक है वो बेहद संजीदा है। वो आप उसको बेवकूफ कतई नहीं कह सकते। जैसा मोदी एंड कंपनी के लोगों को लग रहा था कि साहब हम इनको ये कहेंगे कि आपकी एक भैंस छीन ले जाएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा, हम ये कह देंगे कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे तो ये वोट नहीं करेगा। उन्हें अपना हित मालूम है, उन्हें अपना भविष्य मालूम है, और गांव में ऐसे ऐसे लोग निकले हैं आज तो, बल्कि मैं तो पिछले जितने भी चरण हुए हैं मैं लगातार गांव के लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे फादर जो बुजुर्ग हैं वो पिछले 7 दिन से गांव में और आसपास निकले हुए थे, जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि संविधान बचाने की ये लड़ाई है। तो जब वो वहां लगे हैं, हर व्यक्ति लगा हुआ है और जिनका कोई लेना देना नहीं है समाजवादी पार्टी से, तो हर व्यक्ति और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वो जितना भी देख रहे हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि टेलीविजन तो सबने बंद कर दिया, पिछले 3-4 साल से टेलीविजन कोई देखता ही नहीं है। तो इस देश का, इस प्रदेश का जो मतदाता है वो बेहद समझदार है, बस उसको विकल्प मिलना चाहिए, ठीक ढंग से बात आनी चाहिए। 19 का लोग बहुत सारा बात करते हैं कि देखिए 19 में मोदी जी और बढ़ के आ गए। 19 में एक फैक्टर जो पुलवामा का था, उस पुलवामा की वजह से विपक्ष ने हथियार डाल दिए। अगर विपक्ष ने हथियार नहीं डाले होते तो पब्लिक लड़ने के लिए तैयार थी, और जब आपने हथियार डाल दिए तो उसके बाद तो फिर मोदी जी ले गए, पूरा दंगल जीत करके ले गए। इस बार क्या है कि राहुल गांधी, वही जो भी गर्ग साहब कह रहे थे कि वो दिल्ली में जाकर के
छोले भटूरे भी खा रहे हैं। और जिस तरह की कैंपेन की है कांग्रेस पार्टी ने, खास करके जो उनके वीडियो बन करके तैयार हुए हैं वो लाजवाब है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 चरण के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं साहब, हम तो लड़ाई में हैं और चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ये वीडियो नहीं आ रहे थे, जबकि अगर वो डीवी लाइव को ठीक ढंग से एनालिसिस कर रहे होते तो हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जो हवा है वो मोदी के खिलाफ बह रही है। लेकिन शायद कांग्रेस के जो भी थिंक टैंक है उनको बाद में समझ में आया कि नहीं साहब, ये तो चुनाव उड़ गया है। और जो मोदी जी ने वादे किए थे, लोग आपको एक छोटा सा किसान, एक अनपढ़ मजदूर भी कहेगा अरे वो तो झूठा है, तो बिल्कुल देशी भाषा में कह रहे वो झूठा है साहब, वो जुमलेबाजी करता है। और जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा है, वो ठीक है, उसमें अपर कास्ट भी है, हिंदू तो उसके लिए हो सकता है कि मुद्दा हो, लेकिन वो कह रहा है कि रोजगार नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको चाटेंगे क्या? अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेचारा पढ़ लिख रहा है इतनी साल से, इतना पैसा लगाया, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा? अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा जिसको राहुल गांधी ने समझा, हर भाषण में वो कह रहे थे और नौजवान झूम रहा था। ये चीजें आपको रिफ्लेक्ट हुई हैं मतदान केंद्र पर, और इसीलिए स्मृति ईरानी बेचारी परेशान है, शिकायत कर रही है डीएम की। और अभी एक और खबर आई है, अब वो कितनी पुख्ता है मैं नहीं कह सकता, खबर ये आ रही है कि योगी जी ने निर्देश दिए हैं तमाम जिलाधिकारियों को कि जो फर्जी वोटर है नहीं पढ़ने चाहिए, जाली वोटर। अब ये जाली वोटर कौन से? यहाँ तो वोट कट गए हैं लोगों, कौन से जाली वोटर नहीं पढ़ने चाहिए? जो 8-8 वोट डाल रहा है एक जरा सा लड़का, उस पर साहब नहीं होगी कोई कार्रवाई? वो कैसे हो रहा है? लेकिन जाली वोट, अब जाली का आप मतलब समझ लीजिए क्या है, वो उसका संकेत क्या है ये आप समझ लीजिए। किधर के? हाँ, यस, भाई कौन जाली वो आप और मैं एक और बात आपसे कह दूं, इसको शायद मैं कह नहीं पाया आपके यहाँ, ये जो 7 चरणों के चुनाव हुए, अच्छा हुआ, इस बार तो बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी बेचारे थक गए, मैराथन दौड़ना चाहते थे, वो 3 में ही क्लीन बोल्ड हो गए, तो अब तो हाँफ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कितना बारीक खेलते हैं चुनाव आयोग ने, जो 7 चरण की मतदान के लिए तारीखें दी, 7 में से 5 फ्राइडे हैं राजीव जी, जरा आप देख लीजिएगा आप। और वो 5 फ्राइडे क्यों है? 5 फ्राइडे इसलिए नहीं है कि मुस्लिम वोट डालने न जा पाए, इसके लिए नहीं है। मुस्लिम जब वोट डालने के लिए जाए तो वो टोपी पहन के जाए और कुर्ता पजामा पहन के जाए और ये दिखा करके डराया जाए, ये खेल है। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों से कहा कि भाई नमाज पढ़िए, क्योंकि आपका जुमे का दिन है, नमाज पढ़िए, घर जाइए, थोड़ा नाश्ता वास्ता करिए और उसके बाद कपड़े अपने बदल करके वोट डालने के लिए जाइए, या सुबह डाल आइए। क्योंकि ये जिस तरह से खेल कर रहे हैं, लाठीचार्ज जब होती है तो लाठीचार्ज आपने सुनी कभी कि शाम को 4 बजे हुई? लाठीचार्ज 11 बजे होती है, 12 बजे होती है, क्योंकि वीडियो सर्कुलेट करने होते हैं एक बजे से, और ये डर दिखाना होता है कि साहब देखिए कितना ये लोग वोट कर रहे हैं। जितना गोदी मीडिया का चैनल है सब कहां लाइन लग दिखाएगा जहां पे वो मुस्लिम औरतें खड़े होंगी? अरे साहब इधर भी तो खड़े हैं लोग ना, लेकिन कैमरा वहां नहीं लगता है, कैमरा यहां लगता है। तो जो इस्लामोफोबिया पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं वो इस बार इनका चला नहीं, और वो कभी भी नहीं चलता है, वो तो मैं कहता हूं कभी भी नहीं चलता है। जो थोड़ा बहुत डर पैदा कर पाते हैं, 10 साल में लोगों को समझ में आ गया कि साहब पिटाई तो बजरंग दल वाले कर रहे थे, लाठी ये चला रहे थे, हिंदुत्ववादी कह रहे थे गला काट लो, ये क्या है? ये चीजें पर्दाफाश हो गई हैं। और अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हमारे लिए रोजगार कितनी बड़ी चीज है, हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी चीज है, महंगाई कितना बड़ा हमारे लिए मुद्दा है, इस पर हम वोट करेंगे। और जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, ये तो कांग्रेस वालों को मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने इतना बढ़िया प्रचार किया कि 3 दिन के भीतर 80 लाख लोगों ने उसको डाउनलोड करके पढ़ा, तो लोगों को समझ में आया कि साहब ये तो हमारे लिए है, ये कोई मुस्लिम लीग नहीं है, इसमें कहीं कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई मंगलसूत्र है, ना कोई भैंस है। तो ये मोदी जी ने कर दिखाया। इस बार मोदी जी ने अपने पैर पर इतनी बार कुल्हाड़ी मारी है कि अब बेचारे चलने लायक नहीं बचे। इसीलिए आपको पूरा चुनाव बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ते हुए भी आपको नहीं दिखेगी। आरएसएस सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव होता है। और एक और मैं संकेत कर दूं, जेपी नड्डा ने जो बोला है
कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, आरएसएस बहुत छोटा संगठन है और हम तो अब इतने बड़े हो गए हैं। क्या अचानक इल्म हो गया है क्या जेपी नड्डा को ये सब बोलने का? ये खेल है। आरएसएस समझ गया है कि चुनाव निकल चुका है हमारे हाथ से, अब हम कैसे बचें और ये दिखाया जाए कि नहीं साहब आरएसएस और बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बता दिया जाए। अब ये राहुल गांधी तक मैसेज चला जाए, ये इसके लिए सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ये तो समझ में आ चुका है। और राजनाथ सिंह का भी जो आज बयान है, मैं उसको भी बता, राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या राजनाथ सिंह बहुत अभी कल के नेता हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा? मोदी जी दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, अचानक राजनाथ सिंह ये बात करने लगे। राजनाथ सिंह को भी लग रहा है मौका मिल गया है कि बेटा अब हिसाब किताब बराबर किया जाए 14 वाला। तो हम जो भी कर सकते हैं वो आपका नुकसान करें। ये इस तरह की बयानबाजी इस समय जो है राजीव जी, वो इस बात को दिखा रही है कि गेम पलट चुका है और बीजेपी के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं और राहुल गांधी तो फुल कॉन्फिडेंट है और इसीलिए छोले भटूरे खा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को देखना होगा, मोदी जी भी नहीं पहुंचे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए और इसलिए मैंने कहा कि कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है। 13 रुपए किलो चीनी नहीं है, बेचारी खा सके। अमेठी लोग तो वैसे भी बुरी हालत में हैं। जी बिल्कुल, अमेठी और वहां के जो जिलाधिकारी हैं यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके खिलाफ आवाज उठाती हुई स्मृति ईरानी, ये क्या कुछ कहता है। सांसद है, मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और राइट हैंड कहलाती हैं नरेंद्र मोदी की। और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी जगह जो है वो स्मृति ईरानी की जगह है यानी अमेठी है। और उसके बाद अगर ये अभी जो खबर आप सुन रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जो बात बता रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है। इस पे चर्चा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि हवा का रुख बिल्कुल बदल चुका है 5 फेज के बाद? क्या कहते हैं रुझान आपके? अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। प्रशांत टंडन जी, जरा इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ आपके रुझान, इस पे चर्चा आप कर चुके हैं, लेकिन जरा स्मृति ईरानी और रायबरेली की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जरूर समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो रणनीति थी, अब इसको जरा और दो साल पीछे लेके चलें। 7 सितंबर 2022 जहां शुरुआत होती है भारत जोड़ो यात्रा की, 7 सितंबर 2022 जहां तक मुझे ध्यान है। और यहां से क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति, गतिविधियां, 2024 की तैयारियां ये माने शुरुआत कर दी थी? जी बिल्कुल। देखिए राजीव जी, अब 115 सीटों का चुनाव बचा है और उन 115 सीट में अब जो नुकसान बीजेपी को इन 5 चरणों में हो गया है, उसका करेक्शन होना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जो मैंने पहले उसमें बताया कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा नीचे तक जा चुका है और इस पूरे सोच की शुरुआत ही भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, दोनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की इलेक्शन की स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही थी। पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किसको निपटाया? उन्होंने निपटाया मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने उनकी इमेज खराब की थी, मीडिया उनकी बात आगे नहीं बढ़ा रहा था। राहुल गांधी ने पहले चरण में मीडिया को निपटाया, अपने खिलाफ वाले मीडिया को, और दूसरे चरण में बहुत फोकस तरीके से उन्होंने उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस किया जो कंस्टिट्यूंसी कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। न्याय, उसका नाम रखा गया सामाजिक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें सामाजिक न्याय को बहुत पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाया। उसी यात्रा के दौरान कास्ट सेंसस इवॉल्व हुआ, उसी यात्रा के दौरान 50% की सीलिंग के ऊपर हम आरक्षण देंगे वो इवॉल्व हुआ उसी यात्रा के दौरान। और जिन इलाकों में आज चुनाव हुआ राजीव जी, उसी में उन्हीं इलाकों में अप्रेंटिसशिप और पेपर लीक का मसला आया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की स्ट्रेटजी
इवॉल्व हुई है, दोनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अब दूसरी चीज देखिए, आरक्षण का मुद्दा, संविधान बदलने का मुद्दा जा चुका, और बार बार आप देखिए कि पिछले 3 चरणों के मतदान से नरेंद्र मोदी किस चीज पर अटैक कर रहे हैं कि आरक्षण, दलित ओबीसी का आरक्षण राहुल गांधी मुसलमानों को दे देंगे, ये आरोप लगा रहे हैं ना। यानी वो हिंदू मुस्लिम को इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। लेकिन जनता, राजीव जी, बहुत होशियार है, और मैं तो एक सुझाव भी दे दूं अगर आपके माध्यम से, कि नरेंद्र मोदी चाहें तो अभी भी बाकी बचे 2 फेज में सफाया कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का, अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि हम EWS में बाकी जातियों के लिए रास्ता खोल देंगे, अगर वो कास्ट सेंसस कराएंगे, ये बात कह दें, अगर वो नरेंद्र मोदी ये कह दें कि 50% की सीलिंग हम नहीं मानेंगे, हम उसके ऊपर भी जाके आरक्षण देंगे, अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की सीटें वैकेंसी पड़ी हुई है 30 लाख सरकारी नौकरियों में, उसको 1 महीने के अंदर भरेंगे, राजीव जी, राहुल गांधी का पूरा चुनाव प्रचार गठबंधन का बैठ जाएगा जी। नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये अगर चाहें तो कर सकते थे, लेकिन समय निकल चुका है। अब आप जानते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 5 फेजेज हो चुके हैं और उसके बाद अगर पछताएंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि जिस समय जाति आधारित जनगणना की बात की शुरुआत हुई थी और बिहार ने उसको लॉन्च किया था, याद कीजिए, उस समय नीतीश बाबू इधर थे, उधर नहीं थे। उसी समय ये लॉन्च हुआ, उस समय भी अगर कह देते कि हां हम आएंगे तो ये करेंगे। जिस समय राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे थे, उस समय भी अगर इस बात को लॉन्च कर देते तो कुछ और होता। लेकिन यहां तो सब निकल के ये कहते थे कि 400, अब की बार 400 पार, क्योंकि हमको संविधान बदलना है, आरक्षण में कुछ सुधार करना है या आरक्षण को खत्म करना है। ये बातें आती गई और रास्ता खुलता गया। और जरा जल्दी से आना चाहता हूं, सुनील शुक्ला जी शायद नहीं है, जयशंकर जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, जरा इसमें जो अब के जो बचे हुए 115 सीटें जो बची हुई हैं, उसमें से ये इतनी सीटें जो चली गई, यानी 428 सीटें शायद अब तक वोटिंग हो चुकी है, और इसके बाद की परिस्थितियां अगर देखी जाए, और चूंकि अब यहां से पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें, पूर्वांचल को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, खुद पूर्वांचल के निवासी आप हैं, उस लिहाज से भी समझूं क्या वहां पर, क्योंकि मुझे याद है कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उस चुनाव में आपने जो पूर्वांचल को लेकर जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही सटीक नजर आई थी। अभी घूम के आप आए हैं, क्या कुछ वहां पे है, जरा उसका जिक्र भी कर लें हम। और क्या इस बार जो वाराणसी है, जिसको क्योटो बनाने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, वो इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी का रास्ता जो है वो दिल्ली के लिए खोलता हुआ नजर आता है आपको? नहीं, देखिए राजीव जी, 2 बातें हैं। एक तो जैसा भी रविकांत कह रहे थे, उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए हम कहेंगे कि जो अनुसूचित जाति का जो मतदाता वर्ग था, जो मायावती जी के साथ रहता था, या उसका एक हिस्सा जो अदर देन जाटव या चमार जो बीजेपी के साथ जुड़ रहा था, उसमें भयानक बदलाव आया है, और वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। सिर्फ कांग्रेस के साथ जुड़ा है ऐसी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ भी। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी जब कांग्रेस अलग लड़ रही थी और बसपा भी अलग लड़ रही थी, तब भी वो उसका एक बड़ा हिस्सा दलित समाज का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, ऐसे कई जिलों में पूरा का पूरा साफ हो गया था। न तो बीएसपी को कोई सीट मिली थी, या न ही इनको मिली थी, बीजेपी को मिली थी। खासतौर से आजमगढ़ में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इस बार जो एक नया प्रयोग भी किया अखिलेश यादव ने, दलित समाज के लोगों को जनरल सीटों पर भी टिकट दिया।
जैसे खास तौर से आप देखिए फैजाबाद की जो सीट है, लल्लू सिंह जहां लड़ रहे हैं, भाजपा के 2-3 बार से एमपी हैं, उनके खिलाफ अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया, जो पुराने वहां के दलित समाज के बड़े स्थापित बड़े नेता हैं, उनको टिकट दिया। अब इससे भी एक मैसेज जो चला गया है लोगों के अंदर कि नहीं अच्छा, दूसरा ये कि विधानसभा के चुनाव के समय ही हमने देखा था, हम जब गांव में घूम रहे थे, अपने सारे इलाकों में घूम रहे थे, तो लोहिया अंबेडकर एकता की जो बातें चल रही थी, वो एकता क्यों टूट गई थी, कैसे निधन हो गया था अंबेडकर साहब का, और बात बढ़ते बढ़ते पूरी नहीं हो सकी थी, उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने रुझान दिखाना शुरू किया, तो एक चेंज बहुत सारा आने लगा था। एक तो ये है, दूसरा यह है इसका जो प्रतिफल होगा कि जो ओबीसी और दलित और माइनॉरिटी, अगर ये 3 लोग मिल करके आने लग जाएंगे इंडिया अलायंस के साथ, तो जो ब्राह्मण मतदाता है, जो कांग्रेस का परंपरागत जनाधार रहा है बीजेपी के इमरजेंस के पहले, मंडल मंदिर की राजनीति जब शुरू हुई, जब से इन्होंने मंदिर का को इशू बनाना शुरू कर दिया, तब जाकर के जो ब्राह्मण मतदाता है, अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा जो है, वो जो भाजपा के साथ जा रहा था, वो पहले कभी कांग्रेस के साथ था, क्योंकि कांग्रेस किसी की पार्टी रह नहीं गई थी, न तो उसके साथ दलित समाज था, न माइनॉरिटी थी, और न कोई और था। वो कुछ हिस्सों में उनके जो रहते थे, पॉकेट्स रहते थे। अब इस अलायंस से एक फायदा हुआ है कि ये पुराना इनका परंपरागत जनाधार जो है, जो ब्राह्मण मतदाता कभी किसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता था, सोचता था भाई ठीक है चलो जरे मरे बीजेपी के साथ ही रहेंगे, अब उसको जब दिख रहा है कि नहीं, अब कांग्रेस लीड ले रही है, कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है और समाजवादी उसके साथ हैं, तो चलो इधर ही लौटा जाए। तो मुझे लगता है कि जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं, जो खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, पूर्वांचल का जो हिस्सा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि 1-2 सीटों को लेकर के छोड़ करके भाजपा किसी खास सीट पे कह सकती हो कि हम चुनाव जीतना ही जीतना है। जैसे देखिए काशी है, काशी में वोटों का जीत हार का फासला कम या अधिक हो सकता है, लेकिन लगता है कि वो प्रधानमंत्री वहां से निकल सकते हैं। उसी तरह से जैसे आप महाराजगंज की सीट है, वो इनके खाते में जा सकती है, या सलेमपुर या देवरिया की सीटें हैं, ये थोड़ी सी फंसी हुई है लेकिन कड़ी टक्कर की है। लेकिन आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, ऐसे कई सीटें हैं, डुमरियागंज है, ऐसी कई सीटें ऐसी हैं, श्रावस्ती के बारे में भी लोग कहते हैं, वो सीटें जो हैं इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं। और दूसरी बात यह कि जो 115 सीटों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें अधिकतर क्षेत्र ऐसे ही हैं अब जो एनडीए नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के प्रभाव क्षेत्र के हैं, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, या इसके अलावा आप देखिएगा तो पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है। अब हरियाणा में जो सारी की सारी सीटें इनके पास थी, दिल्ली में इनके पास सारी की सारी सीटें इनके पास थी, हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी सीटें इनके पास थी। अब जो संकेत मिल रहे हैं कि मंडी बिहार से जा रहा है और कांगड़ा में आनंद शर्मा भी काफी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हरियाणा में हालत तो ये हो गई है, पंजाब में हालत ये हो गई है कि भाजपा के नेता वहां पे कोई बड़ी सभा या रैली भी नहीं कर पा रहे हैं, लोग मंच तोड़ दे रहे हैं, उनको गांवों से दौड़ा खदेड़ दे रहे हैं कि भाई जब हम दिल्ली अपनी बात लेकर के नहीं जा सकते हैं, तुमने हमारे रास्तों में बड़े बड़े पत्थर और ईंट और क्या क्या सब कीले और सब लगा के रखा हुआ था, हमको तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे अपनी व्यथा अपनी पीड़ा सुनाने के लिए, तो तुम हमारे गांव में किस हैसियत से आ रहे हो, भागो यहाँ से। वो लोग भगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में अगर 2-3 सीटें भी इनके खाते में आ जाएं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और दिल्ली का भी माहौल जो अभी दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से रोज बरोज जो स्थितियां बदल रही हैं, केजरीवाल के पक्ष में या इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जो भीड़ हो रही है, मैंने देखा कि हमारे गाजीपुर गांव में मतलब संजय सिंह की रैली थी, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भर गया था। तो ये जो बदलाव का दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो बचे हुए इलाके, बचे हुए जो 7-8 राज्य होंगे, इनको थोड़ा बहुत जो उम्मीद की किरण दिखती है वो उड़ीसा में दिखाई देगी। उड़ीसा में नहीं भी दिखाई देगी तब भी इनके पास था, क्योंकि बीजू जनता दल और बीजेपी एक दूसरे के पर्याय है। वहां पे बीजेपी केंद्र में सरकार में रहती है, तो वहां राज्य में बीजू जनता दल रहता है, लेकिन केंद्र में उसका सपोर्ट ही करता है। तो अगर बीजेडी को खत्म करके बीजेपी वहां पे आ जाती है तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही सीटें उनके पास रहेंगी। तो एकमात्र जो राज्य दिख रहा है वो वही है। बंगाल में इनकी उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अब वो उम्मीदें पार होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं।
और जैसा कि जो बार बार पहले, अभी मैं एक दिन था किसी चैनल पर था, तो गृह मंत्री अमित शाह जी का उसी समय इंटरव्यू रन कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि हमारा एनडीए अलायंस, एनडीए जो है वो 400 सीटों के पार जाएगा। हमने कहा कि भाई वो चुनाव विशेषज्ञ हैं, चाणक्य कहे जाते हैं और भविष्यवक्ता भी हैं, वो जो कहते हैं उनकी बातों को थोड़ा सा समझना पड़ता है, वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार जी, तो 200 पार का नारा 70 पे सिमटा, यानी कि 1/3 के आसपास उनकी सीटें रह गई, 1/3 से थोड़ी ज्यादा मिली। इस बार वो कह रहे हैं 400 पार, तो उसी का लगा लीजिए आप हिसाब, एक तिहाई जोड़ लीजिए तो 181 182 सीट होती है, और उसमें कुछ और सीटें जोड़ लीजिए, तो उसी रात पे जो मेरा कहना है कि 200 के पार करना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और जो पहले चरण से शुरू हुआ है क्रम, वो लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे, आज 5वें में, और छठे और 7वें में भी यही होने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। यही फर्क होगा कि मोदी जी के भाषणों में थोड़ी बौखलाहट, थोड़ा कड़वापन, थोड़ा अभी तक पूरी तरह से रोए नहीं है मंचों पे, वो भी, हमने तो ट्वीट किया था कि रुदन क्रंदन कब होगा, हालांकि कहीं कहीं दिखा थोड़ा बहुत इंटरव्यूज वगैरह में, लेकिन वो मंचों पर भी वो बारी आने वाली है, बहुत जल्दी आएगी। तो ये सब चीजें होगी, लेकिन फर्क कुछ खास पड़ने वाला नहीं है। और स्मृति ईरानी का जैसा बता रहे थे लोग कि जो डीएम के बारे में कहा रहे, भाई डीएम तो आदित्यनाथ जी ने ही अपॉइंट किया है, चुनाव से पहले सारे डीएम बदल दिए गए, जो बहुत ही मुफीद अपने थे, लोग जानबूझ करके उनको छांट छांट करके डीएम और एसएसपी एसपी रखा गया था। तो उस पर भी अगर अविश्वास है तो तय मानिए कि स्मृति ईरानी जी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी हैं। जी राजीव जी, एक मनोबल होता है, वो मनोबल भी अगर टूट जाए, जीत और हार तो तय होगा उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पक्की खबर उस दिन हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या पहले से मनोबल टूटा हुआ है भाजपा के कई प्रमुख नेताओं का, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर क्यों 5वें फेज से पहले जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इंटरव्यू देते हैं तो आरएसएस को किनारे करते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किनारे क्यों करते हैं? इन सब की चर्चा बहुत जरूरी है। इस पर थोड़ी बहुत चर्चा इसी अभी प्रोग्राम के न्यूज पॉइंट के दरमियान आप लोगों ने सुना। लेकिन एक जल्दी से पहले प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊं, फिर श्रवण गर्ग साहब के पास में आता हूं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव अभी कुछ एक बयान दे रहे थे और बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और जनता को जल्द राहत मिलने वाली है। गर्मी बहुत है बाहर, सियासी गर्मी भी है, क्या जनता को जल्दी राहत मिलने वाली है? जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव अभी क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात हम थोड़ी देर बाद सुनते हैं। पहले आ जाता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आता हूं, तब तक तेजस्वी यादव की बाइट भी तैयार हो जाएगी, हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझूं, उस एरिया को बहुत नजदीक से आप भी जानते हैं जिस बारे में जयशंकर जी बता रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शतरंज की एक चाल अभी बाकी है ये कहा था जिस दिन 2 सीटों की घोषणा हुई थी, अमेठी और रायबरेली की। क्या वो चाल अभी बाकी है? मैं यहां पर अब कोई ये स्पेकुलेशन कहीं से भी नहीं किया जा सकता कि प्रियंका गांधी को कहीं से उतारा जाएगा, क्योंकि वो समय खत्म हो चुका, अब कहीं कुछ नहीं है, अब वोटिंग है। लेकिन वोटिंग से पहले क्या कुछ हो सकता है? क्या पूरा का पूरा फोकस अब वाराणसी पे होने वाला है, ये माना जाए? क्या जो 27 सीटें उत्तर प्रदेश में अभी बची हुई हैं, गर्ग साहब जैसे बता रहे थे, बिहार में 16 सीटें, वेस्ट बंगाल में 17 सीटें, ये जो सीटें हैं इस पर पूरा फोकस अभी रहेगा? और इधर अभी अभी खबर आई कि राज बब्बर जो चुनाव लड़ रहे हैं उधर गुड़गांव से, जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं राज बब्बर, और उनका साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। कल संजय सिंह की रैली है वहां पे। तो ये सब कुछ पूरा जोश और पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये जरा उसको टच करने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। इसको बीजेपी भांपने में नाकामयाब रही कि, और जमीन को भी शायद नहीं समझ सकी, क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, उनका अपना जो कार्यकर्ता था वो कॉन्फिडेंट हो गया और उसको लगा कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 400 की जगह 350 आ जाएंगी। तो एक तो ये परिस्थिति रही। दूसरा, राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने पूरा आलोचना उनकी की थी, जिस तरह की छवि बनाई थी,
वो भी उनके कार्यकर्ता नहीं भाप पाए कि राहुल गांधी कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और विश्वसनीय हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जितनी ईमानदारी के साथ बोलते हैं, वो एक भी बात नहीं कहते जो जुमला हो। जितने भी चाहे उन्होंने अपना घोषणा पत्र में चीजें दी हों या जनरली भी जब वो बात करते हैं, तो तीसरा जिस तरह से वो मिलते हैं, और मुझे लग रहा है उस परिवार का व्यक्ति कि जिसमें 2-2 लोगों की शहादत हुई हो, लेकिन बिना किसी डर के, बिना सिक्योरिटी की चिंता किए हुए राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, तो वो एक अलग किस्म का जो माहौल तैयार हुआ, उसने ये पूरे जो हवा चल रही थी भीतर भीतर, जिसको हम लोग कह रहे थे ना कि भाप नहीं पा रहे हैं लोग इतना साइलेंट क्यों हैं, वो दरअसल आंधी के पहले का चुप्पी थी, वो खामोशी थी। अब वो आपको आंधी दिखने लगी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कैसे आपको हरियाणा में दिखेगा। और रणनीति ये है कि जो बड़ी लड़ाई वाली सीटें हैं वहां पे किस तरह से घेराबंदी की जाए। ये मोदी जी करते थे कि राहुल गांधी को घेरना, या कि कोई और बड़ा नेता है तो उसको घेर करके रखना। स्मृति ईरानी को 10 साल के लिए वहां छोड़ दिया, 5 साल अगर चुनाव हारी तब भी मानव संसाधन। जैसे गुड़गांव की सीट है, और गुड़गांव से जो मुझे खबर मिली है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि हरियाणा में जो कांग्रेस की सबसे कमजोर सीट है। इसके बाद क्या कुछ चल रहा है, 5 फेज का मतदान और इसके बाद की परिस्थितियां और रुझान क्या कुछ कहते हैं, यह जानना जरूरी है। और इसलिए इस कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। श्रवण गर्ग साहब जल्दी से हमारे बीच अब आ रहे हैं। गर्ग साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं। गर्ग साहब, जरा आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि अब यहां से आप क्या किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने हालांकि अपने पहले वक्तव्य में बताया है कि 27 सीटें जो बची हुई हैं, उत्तर प्रदेश की 16 सीटें, बिहार की और पश्चिम बंगाल की 17 सीटें, ये क्या कुछ कमाल करने जा रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने को इधर भी देना होगा, जो दिल्ली है, हरियाणा है और साथ में इधर का हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, इन सबको अगर क्लब किया जाए तो क्या कुछ देखा जा सकता है इसमें। राजीव जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाटा रिलीज नहीं किए मतदान के, जो कि लगातार विलम्ब हो रहा है चीज़ों में, तो एक जो भय है वो ये भय है आम लोगों में कि एक लार्ज स्केल रिगिंग हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, कौन करेगा, कौन उसका नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पर ये अभूतपूर्व स्थिति है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में जो मतदान के आंकड़े हैं उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर नहीं कर रहा है। अभी जो फिगर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है कि आज जैसे 5वीं चरण का मतदान हुआ, उसके अंतिम आंकड़े अगर सुबह तक जारी नहीं होते हैं तो वो काफी चिंता का विषय होना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा चिंता उसी चीज पर लगा रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई है, उसमें क्या होता है और नहीं होता है, क्योंकि 25 को छठे चरण का मतदान है, 1 जून को का है और 115 सीटें, 114 या 115 सीटें जो बची हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है क्योंकि ये पहली सुनवाई के बाद से ये 2 फेज निकल गए हैं इसमें पूरे के पूरे, जिसमें ईवीएम को लेकर जो बात कही गई थी। अभी तक सरकार की बॉडी लैंग्वेज से जो नज़र नहीं आ रहा है वो ये है कि सरकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है या सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं कि वो उनके हाथ से सत्ता। इसमें जो चीज नजर वो ये नजर आती है कि 4 जून के बाद हम लोगों को थोड़ी राजनीतिक रूप अराजकता की स्थिति नजर आ सकती है। आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर जो
कि पूरी तरह से आज जो दिख रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एंटी क्लाइमेक्स हो सकता है जी। क्या उसको लेकर कोई बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या कोई हमारे मन में है कि नहीं कि क्या हो सकता है? आपने जो सवाल किया वो अपनी जगह है, वो उस पर भी मैं आ सकता हूँ कि दिल्ली की 7 सीटें या पंजाब की 13 सीटें, 20 सीटें, 10 सीटें हरियाणा की, 30 सीटें, 4 सीटें हिमाचल की। ये देखिए, ये तो इसका अब कोई रोल बचा नहीं है। हिमाचल में सरकार बदल गई है और वो जो कांग्रेस की हुकूमत है बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब में जो पहले भी बीजेपी के पास कुछ नहीं था, और इस समय हरियाणा में बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी की। ये बता रहे थे जो रविकांत जी गए अभी, या वैसे भी जो जानकारी है कि गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जगह तो बीजेपी की स्थिति खराब। और दिल्ली में तो पूरा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुद्दा बना रखा है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से सभाएं वहां ली है और लोगों को जिस तरह से मोबिलाइज किया है, तो दिल्ली भी मुद्दा कुल मिलाकर ये बैठता है कि हम 4 जून के बाद क्या प्रधानमंत्री को आज हम इस स्थिति में देख रहे हैं क्या कि वो इस चीज को स्वीकार करेंगे या कर रहे हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज में या बीजेपी के किसी नेता में ये नजर आ रहा है क्या कि अगर रहा है क्या कि ये भी कहा है क्या कि मतदान के जरिए अगर जनता उनको सत्ता में नहीं रखेगी तो वो सत्ता सौंपने को तैयार है? क्या कोई डेमोक्रेसी का कोई एक भी साइन या संकेत उन्होंने दिखाया है क्या? क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मतदाताओं के झुकाव की बात कर रहे हैं, हम जो बात करते हैं वो रुझान की बात कर रहे हैं, हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। क्या संभावनाएं दिखती हैं, बाकी सीटों में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो आज जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें क्या नजर आता है। पर क्या हम इन संभावनाओं पर बात करना चाहते हैं क्या कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पहली बार इस तरह का हो रहा है कि वो आंकड़े नहीं जारी कर रहा है कि जो परफेक्ट आंकड़े जिसको कहते हैं कि इतने लोगों ने मतदान किया, फलानी जगह इतने लोगों ने, अमेठी में मान लीजिए कि इतने लोगों ने मतदान किया, ये क्या आंकड़े 7 बजे मतदान खत्म होने के बाद देर रात या सुबह? क्योंकि जो पिछले इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख हैं एसवाई कुरैशी, उनका कहना है कि ये तो बड़ा सब कुछ हाथ में रहता है, तुरंत जारी किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं होता है, तुरंत आंकड़े सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई जोड़ भाग नहीं है। और आपने देखा जो पूरा का पूरा मामला कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको तो कल देना है इस पूरी चीज को, तो किस तरह से दिए गए कि नहीं दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, अगर कुछ कहती है तो हम लोगों को अब जो थोड़ा सा एक डिस्कशन का जो बिंदु है उसमें इन चीजों के साथ इसको भी शामिल करना चाहिए और देश की जनता की चिंता को उसमें शामिल करना चाहिए कि जो लोग इतनी कड़कती धूप में मतदान के लिए जमा हो रहे हैं, क्या उनको ये जानकारी है क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े नहीं जारी किए कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है या होगा या हो रहा है? पक्के आंकड़े इतने लोगों ने दिया है, प्रतिशत टेंटेटिव तो ठीक है, पर हमको टेंटेटिव प्रतिशत नहीं चाहिए, हमको तो आखिरी तक इकाई दहाई तक पूरा फिगर चाहिए कि इतने लोगों ने मतदान किया। वो चीज क्यों टल रही है और क्यों टाला जा रहा है, और क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सेसिबिलिटी दलों को भी नहीं है, आरटीआई के जो लोग हैं उनको नहीं है, सिविल सोसाइटी के लोगों को नहीं है, और क्यों पूरा का पूरा मामला कोर्ट पर डाला जा रहा है, ये कोर्ट तय करेगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये चिंता की पैदा करती हैं जी। आपका कोई सवाल हो तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये
जो इलाके बचे हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। पर अब मुझे लगता है 5वें चरण के बाद मेजर कंसर्न अब ये है, क्योंकि 4 जून में अब ज्यादा देर नहीं है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 1 जून में तो 10 ही दिन है। तो 1 जून से 4 जून के बीच में इस देश की जो सांसें रुकने वाली है पूरी तरह से, मतलब 1 जून को हम, मतलब 2 जून को क्या चर्चा करेंगे, ये इस पर आप बात करिए कि भाई 1 जून को तो आप आखिरी चरण के मतदान के बारे में रात की न्यूज पॉइंट में बात कर लेंगे जी, पर 2 तारीख को और 3 तारीख को क्या बात करेंगे, ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो मेरे ख्याल से इस देश में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को समझते हैं, उनके लिए एक बड़े चिंता का मुद्दा आज की तारीख में ये बन गया है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय नागरिकों के या मतदाताओं के हितों की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर मुद्दा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे और खूब चर्चा होगी आने वाले समय में। अब आज 5वें फेज का मतदान समाप्त हो चुका है और इसके बाद 6वां और 7वां, इसके बाद यानी एक के बाद जो गर साहब कह रहे हैं कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और उसके बाद भी हो सकता है कि क्या ट्रांसफर ऑफ जो सत्ता है वो उतनी आसानी से संभव है, इतनी आसानी से आने वाले समय में, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत आसानी से ट्रांसफर हो गया, सत्ता परिवर्तन, और बहुत आसानी से आउटगोइंग और इनकमिंग का स्वागत दोनों एक दूसरे का करते हुए नजर आए हैं इस देश में। लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ हम देखेंगे क्या, क्योंकि इसी चुनाव में हमने बहुत कुछ देखा, मंगलसूत्र छीनने से लेकर और भैंस बेचने तक क्या क्या नहीं हमने यहां सुना है। तो इसलिए क्या इतना आसान लगता है? आज की जो खबर जो प्रोफेसर रविकांत जी बता रहे थे कि डीएम से नाराजगी जता रही हैं स्मृति ईरानी, ये भी छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। नाराजगी किस लिए जता रही हैं ये समझना होगा। क्या वहां कोई गड़बड़ी हुई? और जब गड़बड़ी हुई थी दिन में पोलिंग के समय, तभी नाराजगी जताना चाहिए था। शाम को पोलिंग के बाद नाराजगी जताने का क्या मतलब है? तो बहुत कुछ है, आने वाले समय में इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं श्रवण गर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी और प्रशांत टंडन जी साथ में जुड़े थे। हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी एक बड़ा दिन आज का, और 5वें फेज के बाद बहुत सारी तस्वीरें सामने हैं। रुझान किस दिशा में आ रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, ये अभी आप तक हम पहुंचा ही रहे थे इस लगभग 2 घंटे के, पौने 2 घंटे की इस खबर में, इस न्यूज पॉइंट में। और लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात कि यहां से क्या अब हम 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन की तरफ